हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोक सेवक। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का आज हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। ऑलराइट, एंड दिस इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें आज मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे अप्रोच किया जाता है ये समझाऊंगा। आई विल प्रोवाइड यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस, राइट। एंड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बच्चे बार बार पूछते हैं, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। ऑलराइट, और कुछ एक सोर्सेज क्या क्या फॉलो कर सकते हैं हम हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, वो मैं बुक की लिस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। शुरू करते हैं। एंड इफ यू गाइज ये आप सेशन देखिएगा पूरा एक बार, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग में कोशिश करूंगा डेवलप हो जाए, राइट, कि आपको सिलेबस कैसे अप्रोच करना है। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय कोर्स, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एंड देन कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन कमेंट में मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फ्रॉम देयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और यू कैन डायरेक्टली मैसेज आप मुझे कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और ऑन व्हाट्सएप, राइट। फ्रॉम देयर आई विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन दैट हाउ यू कैन ज्वाइन माय कोर्स। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। So, history optional, and in history optional today we are going to start with world history. So, आज के सेशन में आपको क्या क्या मिलेगा? As I said, first of all we will discuss the approach कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टडी कैसे करना है, राइट। सेकेंड, आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। थर्ड, आई विल ट्राई टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ FAQs हैं। एंड लास्टली कुछ सोर्सेज मैं मेंशन करना चाहूँगा फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द अप्रोच कि हमारी अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए। और अप्रोच समझाते हुए अभी थोड़ी देर पहले जो लाइव सेशन में स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था कि क्या हमें एंशियंट से शुरू करना है, मेडिवल से शुरू करना है, या हम डायरेक्टली सिलेबस में जैसा मेंशन्ड है कि एनलाइटनमेंट से कहानी को शुरू करेंगे, कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। सो विद दीज स्टेटमेंट्स आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। नाउ लेट अस लुक एट दिस. So the basic essence of history is to record the change from past to present. Now this I have mentioned in many times. So those who have watched my previous sessions, आप लोग समझते हैं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम. What we study in history, primarily we study the process of change. The process of change, right? और चेंज में एक और छोटी सी चीज अगर आप जोड़ दें, सो नॉट जस्ट चेंज बट बहुत सारी चीजें कंटिन्यू भी रही, सो कंटिन्यूटीज, सो प्रोसेस ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी दैट वी स्टडी इन हिस्ट्री. टू सम अप, if someone asks you that can you define that, can you explain that what do we study in history, so we study the process of change and continuities. So in history optional we have two papers, we have paper 1 and paper 2, right. In paper 1 we have ancient and early medieval. ancient के साथ आप early medieval जोड़ सकते हैं. and in paper 1 के second यानी section B में we have the medieval Indian history. paper 2 में we have the modern Indian history and the world history. So today we are starting with history optional paper 2 section B, that is world history. बट दैट डजंट मीन कि इस वर्ल्ड हिस्ट्री के सेशंस में जो हम प्रोसेस ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी पढ़ेंगे वो और कहीं भी अप्लाई नहीं होगा. वो एंशियंट से अर्ली मेडिवल से मॉडर्न एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री सब पर अप्लाई होता हुआ आपको नजर आएगा. देखिए, हाउ वी शुड अप्रोच द हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस, व्हाट माय फिलॉसफी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होल, जो भी हिस्ट्री यूपीएससी के एग्जामिनेशन में हमें पढ़नी होती है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए. So we need to start with the prehistory. Then we need to enter into proto.
देन प्रोटो से एंशियंट, देन एंशियंट से मेडिवल, अर्ली मेडिवल, देन अर्ली मेडिवल से मेडिवल, एंड देन मेडिवल के बाद मॉडर्न, देन मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड टिल कंटेम्पररी। राइट, एक तो ये डायरेक्शन है, ये है इंडिया स्पेसिफिक। इंडिया स्पेसिफिक प्री हिस्ट्री, इंडिया स्पेसिफिक प्रोटो, एंड देन एंशियंट, देन अर्ली मेडिवल, देन मेडिवल इंडिया स्पेसिफिक, देन इंडिया की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, एंड देन कंटेम्पररी इंडिया। और दूसरी डायरेक्शन में एंशियंट वर्ल्ड, देन मेडिवल वर्ल्ड, देन मॉडर्न वर्ल्ड, और फिर उस मॉडर्न वर्ल्ड का क्या इंपैक्ट रहा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। इन दो डायरेक्शंस में हमको फाइनली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक पहुंचना है। तो हम अगर अपने सिलेबस की बात करें हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो ये तो रहा आपका पेपर 2 सेक्शन 1, राइट। दिस मच ओनली इज द पेपर 2 सेक्शन, दिस इज पेपर 2 सेक्शन A, दिस इज पेपर 2 सेक्शन B, and this is your paper 1 section A, and this is your paper 1 section B, right? So in order to understand modern Indian history, हमें ये सारी कहानी से, this is the process of change and continuity, this is that process। और change and continuity कहाँ क्या चेंज हो रहा है? So चेंज हो रही है पॉलिटिकल शक्ति, चेंज हो रहा है पॉलिटिकल शक्ति में, पॉलिटिकल जो भी एक्सपेंशंस हुए या डिस्ट्रक्शंस हुई या चेंजेस जो भी हुए, राइट, जो एम्पायर बना, बिगड़ा, कंटिन्यू हुआ, सो पॉलिटिकल चेंजेस कंबाइंड विद उसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, देन द इकोनॉमिकल चेंजेस और द सोशल चेंजेस, द कल्चरल चेंजेस, द रिलीजियस चेंजेस, राइट, एंड कल्चरल में आपका आर्ट वाला पार्ट भी हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर। सो दीज आर दी चेंजेस, यहां पर हमें चेंजेस समझने हैं थ्रू आउट फ्रॉम द वेरी प्री हिस्टोरिक टाइम से, प्री हिस्टोरिक टाइम से चलते आए हम और मॉडर्न कंटेम्पररी टाइम्स तक, प्रेजेंट तक हमें ये सारे चेंजेस जो हैं वो ट्रैक कर रहे हैं, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल, सोशल, आर्ट एंड कल्चरल, रिलीजियस, क्या चेंजेस। साथ में रिलीजियस के साथ आप आइडियोलॉजिकल भी जोड़ सकते हैं, आइडियोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं या फिलोसॉफिकल चेंजेस क्या हैं, राइट। आइडियोलॉजी, आइडियल्स सोसाइटी के बहुत ज़रूरी हैं इंसानों के लिए, सोसाइटी आइडियल्स पर चल रही है, राइट। अगर सोसाइटी में आइडियल्स नहीं होंगे, कुछ मॉरल आइडियल्स नहीं होंगे सोसाइटी में, तो सोसाइटी ठप पड़ जाएगी, ठीक है। सो ये जो अप्रोच है, आमतौर पर वी फॉलो दिस अप्रोच फॉर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मेडिवल एंड देन मेडिवल तक। मेडिवल तक हम ये चेंजेस जो हैं वो सभी जितने भी एम्पायर्स रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम मौर्यस, राइट, देन पोस्ट मौर्यस, देन गुप्तास, देन पोस्ट गुप्तास, एंड देन द हर्षास, द ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, द राजपूत प्रतिहारस, ठीक है, एंड देन one side the advent of Muslim forces, the Arabian conquest of Sindh and Delhi Sultan and the Mughals, और दूसरी साइड the Rajput kingdoms, the other Indian kingdoms, then the Vijayanagar, right, the Marathas and all। so उनके लिए हम ये सारे चेंजेस पढ़ेंगे। so primarily ये process of change and continuities वाला, ये थ्रू आउट एजेस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम मौर्य से पोस्ट मौर्य गए तो पॉलिटिकल क्या चेंज हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या चेंज है, इकोनॉमी में क्या चेंज है, सोसाइटी में क्या चेंज, आर्ट एंड कल्चर में क्या चेंज, रिलीजन में क्या चेंज, आइडियोलॉजी या फिलॉसफी में क्या चेंज। इफ वी आर एबल टू ट्रैक दीज चेंजेस एंड साथ में सारी इंपॉर्टेंट डिबेट्स अगर आप पढ़ते जाएं, यू विल बी एबल टू आंसर गुड मार्क्स इन द पेपर 1, राइट। बट आज हम बात करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं हम पेपर 2 की कहानी। पेपर 2 यानी कि ये वाला जो रास्ता है, जिसका सिलेबस जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है हमें फ्रॉम द एज ऑफ एनलाइटनमेंट,
एनलाइटनमेंट से जो है वो कहानी, जो सिलेबस जो है वो हमारा शुरू होता है। बट मुझे एक बात बताओ, अगर बैकड्रॉप आपको नहीं पता होगा कि एनलाइटनमेंट तक हम पहुंचे कैसे या यूरोप पहुंचा कैसे, तो आप कैसे जो है वो कहानी समझ लोगे? अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी दुविधा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री कहकर आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बहुत ज़्यादा यूरो सेंट्रिक है, ठीक है। बट देन अगेन हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, और मॉडर्न टाइम्स में ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर जो इंपीरियल कॉलोनियल शक्तियों का राज था वो यूरोप से, ज़्यादातर उनमें से यूरोप से निकली थी बाहर। तो यस, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री यूरोसेंट्रिक एलिमेंट है उसमें। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको, अभी सिलेबस हमने शुरू ही नहीं किया, पहले ही दे दिया, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ फ्यू पॉइंट्स अब मैं आपको थोड़ी आगे की कहानी, हमारी अप्रोच जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तक हमने देखा कि किस तरह हम एक ब्रॉड सेंस में समझा रहा था मैं आपको कि बाकी सब्जेक्ट्स को, बाकी पार्ट्स को भी सिलेबस के कैसे हमें डील करना है। अब देखते हैं स्पेसिफिकली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है ये बाद में, एक साइड से आप एंशियंट अर्ली मेडिवल, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंशियंट अर्ली मेडिवल, मेडिवल पढ़ते हुए आए, और दूसरी साइड आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हुए आए। ये दोनों पार्ट जब आपके अच्छे से प्रिपेयर हों, देन आप मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर सकते हैं, तब आप जाकर जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से समझेंगे, साथ में वर्ल्ड में भी, अब केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री भी साथ में इंडिया के मॉडर्न टाइम से के पैरेलल जो है वो चलती जाएगी, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी 19th सेंचुरी, सो 19th सेंचुरी इंडिया यहाँ पढ़ेंगे तो 19th सेंचुरी वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, देन 20th सेंचुरी वर्ल्ड, राइट, एंड देन द कंटेम्प्रेरी 21st सेंचुरी टाइम्स। तो साथ साथ में पैरेलल चलेगा मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न वर्ल्ड। बट यस, ऑब्वियसली हम मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो सिलेबस वाइज पहले कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल एंटर इनटू इंडियन हिस्ट्री, राइट। और इंडियन हिस्ट्री में हमें एंशियंट से लेकर आना है और मॉडर्न तक एंटर करना है, दूसरी साइड वर्ल्ड हिस्ट्री। सो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए समझने के लिए कहानी पूरी की पूरी, ठीक है। So, the basic essence of history is to record the change from past to present. This change should be underlined in every field: political, economic, social, and cultural fields, as I have mentioned. Now, it is for the sake of convenience and also for eliminating the misconception that world history should be divided into different chapters, such as American Revolution, French Revolution, Industrial Revolution, colonization, world class, decolonization, etc. Right? So, वैसे तो हमें चेंजेस पढ़ने हैं सारे, राइट, बट हमें थोड़ा सा आसान हो जाए उन चेंजेस को समझने के लिए हमने इन चैप्टर्स में उन चेंजेस को बांट रखा है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज चेंजेस अंडर दीज हेडिंग्स, राइट। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का ज़्यादा फोकस होता है हेडिंग पर कि अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उसके इवेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, बैकड्रॉप में जो चेंजेस चल रहे हैं उन्हें नहीं समझ रहे होते, और आंसर में वही सब चीज़ें पूछी जा रही होती हैं, सॉरी क्वेश्चंस में, ठीक है। So every chapter presents a very dominant trend in world history, but each topic has backward and forward linkages. हर एक टॉपिक को जोड़कर पढ़ना है हमें, और मेरी कोशिश भी यही रहेगी, मैं बार बार कई बार आपको बार बार बोलकर समझाता हूँ व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच। एक सब्जेक्ट के विद इन जो सब पार्ट्स हैं उस सब्जेक्ट के, प्लस डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हमें जोड़कर पढ़ना है, तब जाकर आप अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे जीएस में एंड ऑप्शनल में भी। सो वर्ल्ड हिस्ट्री इन इटसेल्फ इज द ऑर्गेनिक होल ऑफ पार्ट्स, ठीक है। सो एक ऑर्गेनिक होल के रूप में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना है, और उसके लिए अप्रोच क्या होगी समझेंगे। सिलेबस जो है वो कहाँ से शुरू होता है हमारा, मेजर इवेंट्स इन द 18th सेंचुरी, एनलाइटनमेंट से जो है वो हमारा सिलेबस शुरू होता है, जो कि यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है, बट वी विल नॉट स्टार्ट विद दैट। एनलाइटनमेंट समझने के लिए आपको उससे पहले की जो घटनाएं हैं उन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, यानी कि आपको एंशियंट यूरोप और देन मेडिवल यूरोप में क्या 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 चेंजेस हुए हैं, क्या क्या कंटिन्यूटीज रही हैं, वो समझनी पड़ेंगी, ठीक है। यानी कि एंशियंट यूरोप फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रीक्स, राइट। तो
ग्रीक्स एंड देन रोमन्स एंड देन द राइज ऑफ होली रोमन एम्पायर, राइट, एंड साथ ही साथ द पर्शिया, उसके अलावा इजिप्ट, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, देन थोड़ा सा चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में भी, थोड़ा सा मायंस, इनकन्स के बारे में भी। यूरोसेंट्रिक नहीं रहना ना, हमें बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। बट सिंस मैंने आपको क्या कहा, यूरोसेंट्रिसिज्म वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत लंबे समय तक, although this we have to discuss in the next session that वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है और यूरोप की हिस्ट्री क्या है एंड हाउ दे आर डिफरेंट, राइट। बट जो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के जो स्कॉलर्स रहे, जो हिस्टोरियंस रहे, उनका इंटरेस्ट जो है वो यूरोप की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा था। उनको ये लगता था यूरोप की हिस्ट्री और बाकियों का जो है वो बार्बरिज्म है, बाकी बार्बरिक है, बाकियों को सिविलाइजेशन हमें देनी है, राइट। दैट वाज देयर थॉट, और बहुत ज़्यादा यूरोसेंट्रिक उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। बट जब हम, फिर आप कहेंगे सर आप यूपीएससी का जब हम सिलेबस उठाते हैं तो यूपीएससी इतना यूरोसेंट्रिसिज्म क्यों दिखाता है? उसका जवाब ये, यूरोसेंट्रिसिज्म नजर आता है ना हमें, क्योंकि हमें यूरोप का ही बहुत कुछ पढ़ना है, हमारे सिलेबस में डोमिनेंट पार्ट जो है वो यूरोप की हिस्ट्री है, राइट। उसका जवाब सिंपल सा ये है कि जो मॉडर्न टाइम्स हैं उसमें कॉलोनाइजेशन एंड देन डीकॉलोनाइजेशन जो हुआ, इस पूरे प्रोसेस में यूरोपियन शक्तियां कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। तो अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना है तो उसमें से आप यूरोप वाला एलिमेंट हटाकर नहीं पढ़ सकते। कहीं ना कहीं सेंटर में नहीं तो सेंटर एडजेसेंट जो है वो यूरोप बैठा है, ठीक है। दैट इज वाई वी ट्राई टू दैट इज वाई कहां से मॉडर्न, जो मॉडर्न टाइम्स है यूरोप में 18th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स, what happened in Europe is included in our optional syllabus, not the ancient and medieval time, because अगर वो कर देते तो तब हो जाता यूरोसेंट्रिसिज्म, तब कंप्लीट यूरोसेंट्रिसिज्म हो जाता, राइट। टिल नाउ अभी तक ये जस्टिफाइड है जितना हमने सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है, जितना यूपीएससी ने सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है यूरोप में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको, बिकॉज उन चेंजेस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पूरी दुनिया में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको समझ सकें, ऑलराइट। सो द सिलेबस स्टार्ट्स विद द मेजर इवेंट्स इन द 18th century. It gives a hint to great events like American Revolution and French Revolution. If candidates start preparation directly from American Revolution, natural interest जो है वो नहीं बन पाएगा आपका, राइट। सिलेबस कहाँ से शुरू होगा? 18th सेंचुरी यूरोप में, एज ऑफ एनलाइटनमेंट से, फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन, देन फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर मैं सीधा यहाँ से शुरू कर दूँ कहानी तो कुछ नहीं समझ आएगा, सर घूम जाएगा आप लोगों का। यहाँ तक यूरोप पहुँचा कैसे, या यहाँ तक दुनिया पहुँची कैसे, राइट। सो एंशियंट यूरोप हमें पढ़ना पड़ेगा, नॉट जस्ट एंशियंट यूरोप बट एंशियंट वर्ल्ड। थोड़ा सा ब्रीफ हम अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। एक सेशन में आई विल टेक द नेक्स्ट सेशन, इनफैक्ट in one session I'll try to explain the ancient and medieval world, ancient और medieval world में चल क्या रहा था, how it all led to the 18th century enlightenment or the age of enlightenment or the hegemony of the middle class, the development of the middle class that we need to understand. ये middle class कैसे develop हुआ है, right? Now that brings me to the another point. UPSC में एक बहुत इंटरेस्टिंग फंडा आजकल चल रहा है क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, राइट। दैट इज माय ओन ओपिनियन, मेरी खुद का ओपिनियन है कि एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें यूपीएससी में भी देखने को मिल रहा है। वी शैल डिस्कस दिस जब हम सोशलिज्म मार्क्सिज्म जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट जब पढ़ेंगे, देयर आई विल एक्सप्लेन कि यूपीएससी में भी कहाँ हमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में, सिलेक्शन में, एग्जामिनेशन में क्या क्लास कन्फ्लिक्ट है या नहीं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके लिए क्लास कन्फ्लिक्ट क्या होता है ये समझना पड़ेगा हमें। क्लास कन्फ्लिक्ट वर्ड जो है वो मिडिल क्लास से जोड़ेंगे हम, तो मिडिल क्लास, तो ये क्लास क्या है, अपर क्लास क्या है, राइट, देन मिडिल क्लास क्या है, देन लोअर क्लास क्या है, और क्या कन्फ्लिक्ट है इनके बीच में। तो ये सब आइडियाज 18th सेंचुरी में डेवलप कैसे हुए, उसके लिए पास्ट जो है वो हमें समझना पड़ेगा अच्छे से, देन ओनली वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट ऑल दीज पॉइंट्स, राइट।
विदाउट द नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ कॉलोनाइजेशन, अब अमेरिकन रेवोल्यूशन तक पहुंचना है हमें, बट उससे पहले अगर आपने कॉलोनाइजेशन नहीं समझा होगा, मर्केंटलिज्म नहीं समझा होगा, ठीक है, कमर्शियल रेवोल्यूशन नहीं समझा होगा, चार्टर्स क्या हैं वो नहीं समझे होंगे, ठीक है, क्लास इक्वेशन जो चेंजेस हो रही हैं, जो अपर क्लास लोअर क्लास के बीच में मिडिल क्लास जो डेवलप हो रहा है, तो ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन को जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। Commercial revolution, mercantilism, changing class equation and enlightenment, one cannot do justice to the questions associated with American revolution. जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एक सवाल 2013 का है, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटलिज्म। अब मर्केंटलिज्म ही नहीं पता होगा क्या होता है तो कैसे जवाब देंगे? दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीधा किताबों में से उठाया और 18th सेंचुरी यूरोप से कहानी जो है वो पढ़नी शुरू कर दी, और उससे पहले राइज ऑफ मर्केंटाइल क्लास समझा ही नहीं, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनाइजेशन कैसे शुरू हुआ, कमर्शियल रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है, ये जो इतनी सारी कंपनीज पूरी दुनिया में घूम रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, उनको चार्टर जो है वो कौन दे रहा था, क्यों दे रहे थे चार्टर, बैंक से एस्टेब्लिश हुए, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज कैसे एस्टेब्लिश हुआ, शेयर्स कैसे जो है वो मैनेज किए जा रहे थे इन कंपनीज के, कौन दे रहा था ये चार्टर, किसने अप्रूव किए ये सी वॉयजेस, कैसे जो है वो नया वर्ल्ड ढूंढा गया, वहाँ पर कैसे एक ट्रेड का ट्रायंगल जो है वो बनता है, वो क्या क्या ऐसी पॉलिटिकल चेंजेस हुए जो अलाउ कर रहे थे इस तरह के चेंजेस को, क्या इकोनॉमिकल चेंजेस हुए जो अलाउ कर रहे थे इस तरह के चेंजेस को। सो अगर बैकड्रॉप नहीं होगा आपके पास और चेंज समझने की क्षमता नहीं होगी, खास तौर पर केवल मगअप कर लेने से इफेक्ट काम नहीं चलेगा हिस्ट्री ऑप्शनल में। स्कोर क्या है, स्कोर क्या लाना है हमें, टारगेट क्या है हमारा, हमारा टारगेट इज 300 प्लस, ठीक है, ये टारगेट रखकर चलना है, हम चल रहे हैं, हम 300 प्लस स्कोर करना है, 150 दोनों में हमें लेकर आने हैं पेपर 1 पेपर 2 में, और पेपर 2 में पेपर 1 से ज़्यादा मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मर्केंटलिज्म जस्टिस कैनॉट बी डन विद दिस क्वेश्चन, राइट। अभी मर्केंटलिज्म इन द नेक्स्ट 2-3 सेशंस आई विल एक्सप्लेन क्या है ये मर्केंटलिज्म। नाउ ये फॉर्मूला जो है वो सभी टॉपिक्स पर ले जाएगा, यानी आपको एक बैकड्रॉप, एक बैकग्राउंड ऑब्वियसली पता होना चाहिए, एंड देन द इवेंट, और फिर उसके फ्यूचर कंसिक्वेंसेस क्या हुए, क्या जो है वो वे फॉरवर्ड है उसका, राइट। नाउ अगर आपके पास ब्रीफ नॉलेज है, द कैंडिडेट्स हैव ब्रीफ नॉलेज ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल यूरोप, दे कैन इजीली इंटरनलाइज द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न वेस्ट और द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम, राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, राइट। नाउ हाउ इट इफेक्टेड all of the world. That is why our syllabus is somewhat Eurocentric, because this rise of modern West till 18th century, this affected almost all of the world in the coming 19th century, right? In the next 19th century and then 20th century, this rise of modern West, it affected almost all of the world. That is why it is very necessary for us to understand the development of the rise of modern West. Now it is after proper understanding of American Revolution and French Revolution. अब American Revolution, French Revolution पढ़ने से पहले हमें मर्केंटलिज्म, कमर्शियल रेवोल्यूशन, राइट, और पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा था, ये ट्रेडिंग पार्टीज जो घूम रही थी जगह जगह, ये जब हम सब अच्छे से समझ लेंगे, देन अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छे से समझ लेंगे, तब हम समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ liberalism and nationalism and understand in a wholesome manner. एक बार आपको लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ग्लोबल लेवल पर कैसे सेट हुआ है वो समझ आएगा, देन आप समझ पाएंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म और लिबरलिज्म के आइडियाज जो हैं वो कैसे प्रमोट हुए, कैसे इंडियन स्कॉलर्स ने इम्पोर्ट किया इन आइडियाज को, या नेटिव हमारे पास कुछ मोटिवेशंस ऑलरेडी मौजूद थी। देन वी विल बी इन अ बेटर हेड स्पेस टू अंडरस्टैंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। This is how world history and modern Indian history is connected. आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है दोनों में, आइडियोलॉजीज का इंपोर्ट हुआ इधर उधर, राइट। टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई तभी आइडियोलॉजीज इंपोर्ट हुई ना,
तो टेक्नोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Now, while underlining the elements of changes, candidate can discover that commercial revolution, agrarian revolution, scientific revolution, French revolution all culminated into industrial revolution. इंडस्ट्रियल मैंने बोला ना टेक्नोलॉजिकल चेंज, राइट. टेक्नोलॉजिकल चेंज धीरे धीरे जो है वो ये सारे रेवोल्यूशंस जो हुए हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग देम रेवोल्यूशंस, ये है डिबेट वाला क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज द हिस्टोरियोग्राफिकल क्वेश्चन, दैट व्हाई यू आर कॉलिंग सम, व्हाई वी आर कॉलिंग सम इवेंट लाइक सम इवेंट एज अ रेवोल्यूशन. व्हाट वाज सो रेवोल्यूशन, मतलब क्या था ऐसा जो रेवोल्यूशनाइज हो गया उस टाइम. सो रेवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बनेंगे. फ्रेंच रेवोल्यूशन का रेवोल्यूशन क्यों कहें, अमेरिकन रेवोल्यूशन का रेवोल्यूशन क्यों कहें, रेवोल्यूशन क्यों कह रहे हो आप, राइट. सेम गोस फॉर मर्केंटाइल रेवोल्यूशन क्यों कह रहे हैं आप, कमर्शियल रेवोल्यूशन क्यों कह रहे हैं, ठीक है, अग्रेरियन रेवोल्यूशन क्यों कह रहे हैं हम, कंबाइन कर देंगे. उसके अलावा और कई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुए इस दौरान, राइट. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से बेटर साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एंड देन कंबाइन करेंगे आप प्लस द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन विच विल प्रोवाइड द आइडियोलॉजी, we will get the industrial revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ आइडियोलॉजीज जुड़ जाएंगी सच एज नेशनलिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, राइट. इस तरह की और आइडियोलॉजीज जब जुड़ जाएंगी, देन वी विल हैव इन रिजल्ट वर्ल्ड वॉर 1 and 2. सो डोंट वरी, अब ये सारा प्रोसेस हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन द एलिमेंट्स ऑफ चेंज, ये चेंज हमें समझना कैसे है. तो बिल्कुल बेसिक फंडा है चेंज समझने का. खास तौर पर ये मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो ज़्यादा है इसमें, ठीक है. इकोनॉमिक, क्योंकि हम इकोनॉमिकल चेंज को प्राइम फैक्टर की तरह मान रहे हैं, तो सबसे पहले कोई ना इकोनॉमिकल चेंज होगा, राइट. उस इकोनॉमिकल चेंज की वजह से ना क्लास, सोसाइटी में जो डिफरेंट क्लासेस मौजूद हैं, एक अपर क्लास होगी और जो ओल्ड ऑर्डर, इन माय प्रीवियस बहुत पहले मैं ओल्ड ऑर्डर कहा करता था, ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर. सो कोई एक पुराना ऑर्डर होगा, राइट. इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन की वजह से जो नया ऑर्डर है वो उठकर खड़ा होगा, एक नया ऑर्डर, एक नए सेट ऑफ लोग उठकर खड़े हो जाएंगे. एंड ड्यू टू दिस इकोनॉमिकल चेंज, दीज न्यू ऑर्डर, दीज न्यू सेट ऑफ पीपल, दे विल हैव न्यू आइडियोलॉजीज, देयर विल बी एन आइडियोलॉजिकल चेंज. बिकॉज ऑफ दीज इकोनॉमिकल चेंजेस. अब ये सडन नहीं होगा इकोनॉमिकल चेंज, काफी सारे प्रोसेस से गुजर कर एक इकोनॉमिकल चेंज जो है वो निकल कर आएगा. और मोस्ट कॉमनली एक पॉलिटिकल चेंज के रिजल्ट में एक इकोनॉमिकल चेंज जो है वो निकलता हुआ देखने को मिलता है हमें. एक इकोनॉमिकल चेंज आएगा, दैट विल रिजल्ट इनटू आइडियोलॉजिकल चेंज, क्योंकि इकोनॉमिकल चेंज से कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग गरीब हो जाएंगे. एक नया ऑर्डर खड़ा होगा शक्तिशाली लोगों का, जिनकी अपनी अलग आइडियोलॉजीज होंगी. क्यों? क्योंकि वो पुराने ऑर्डर से दुखी होंगे, क्योंकि पुराना ऑर्डर काफी लंबे समय से शक्ति पकड़कर बैठा होगा. अब नया ऑर्डर खड़ा हुआ है, पैसे की शक्ति है उनके पास, इकोनॉमिकल चेंज आया, लाए हैं वो, तो उनकी अपनी आइडियोलॉजीज होंगी, राइट. क्योंकि वो इकोनॉमिकल चेंज ला पाए हैं क्योंकि आइडियोलॉजीज थी, कुछ नया किया उन्होंने, तो एक आइडियोलॉजिकल चेंज भी आएगा. अगर एक आइडियोलॉजिकल चेंज आया, चेंज इन क्लास इक्वेशन, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि एक नया ऑर्डर आ गया, सो आइडियोलॉजिकल चेंज से पहले क्लास इक्वेशन हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नया ऑर्डर खड़ा हो गया, तो दिस पॉइंट इसको ज़्यादा बीच में इंक्लूड कर देते हैं. सो देयर इज चेंज इन क्लास इक्वेशन, राइट. जो नया ऑर्डर है, नाउ इट इज रेडी टू चैलेंज द ओल्ड ऑर्डर ड्यू टू द इकोनॉमिकल चेंज. एक नया ऑर्डर उठ के खड़ा हुआ, राइट. नाउ दिस क्लास इक्वेशन जो चेंज हुई है, दिस हैज क्रिएटेड अ सोशल चेंज. वही सेम बात है कि एक नई क्लास जो है वो डेवलप हो गई.
and what we will try to understand the hegemony of middle class. That's the social change, that a middle class rose. और जब एक मिडिल क्लास खड़ी हुई, एक सोशल चेंज आया. ये सोशल चेंज जो है वो ये लोग जो एक नए पावरफुल लोग डेवलप हुए, दे हैव सर्टेन आइडियोलॉजीज एंड दे विल ब्रिंग आइडियोलॉजिकल चेंजेस. They will challenge the existing authorities, right? They will use various modes of protest and they will challenge the existing old order, and the challenge will raise to such a huge power, such a huge level, that eventually that ideological change will lead to political change, और हमें एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो देखने को मिलेगा. देन द साइकिल कंटिन्यूज. फिर यह पॉलिटिकल चेंज इवेंचुअली विल रिजल्ट इनटू एन इकोनॉमिकल चेंज. देन इकोनॉमिकल चेंजेस विल रिजल्ट इनटू चेंजेस इन क्लास इक्वेशन, क्योंकि एक नया ऑर्डर खड़ा होगा, न्यू ऑर्डर आ जाएगा, नए लोग आ जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल चेंज लेकर आए हैं, वो पैसा उनके पास ज़्यादा हो जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगी. सो दैट विल चेंज देयर स्टेटस इन सोसाइटी. तो देयर विल बी अ सोशल चेंज. दीज चेंज से स्टेटस जो है लोगों का, they will have different ideologies than the existing order, and those, on the basis of those different ideologies, they will make political changes. बिल्कुल सिंपल सा ये साइकिल है, हमें ध्यान रखना है कि there will be economical changes. Economical changes will result into change in class equation. Class equation, change in class equation, that will result into social changes. Social changes result into ideological changes. Ideological changes result into political change, and political change will eventually result into, sometimes it results into economical changes, and then the cycle continues. अगर ये फंडा आप अच्छे से समझ गए, और अभी तो बिल्कुल सर के ऊपर से गया होगा, आई अंडरस्टैंड, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं आपको एंशिएंट यूरोप की कहानी सुनाऊंगा, मेडिवल यूरोप की कहानी सुनाऊंगा, तो एंशिएंट यूरोप से मेडिवल यूरोप में जब हम जाएंगे ना, तो ये साइकिल दिखाऊंगा आपको कैसे ये साइकिल कैसे चली. मेडिवल से मॉडर्न यूरोप में जब हम आएंगे, राइट, तो मैं फिर से दिखाऊंगा आपको कि ये साइकिल वहां भी चलेगी. मॉडर्न यूरोप में अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी ये साइकिल चलती हुई दिखाऊंगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये साइकिल चलती हुई दिखाऊंगा, 1815 से 1848 के बीच में ये साइकिल चलेगी. देन 1848 से 1870 तक, देन 1870 से 1910 तक या 1900 तक, राइट. फिर 1910 वाला जो पूरा डेकेड है, यहाँ से 1940s के डेकेड तक, यानी वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यही सेम साइकिल आपको चलता हुआ नजर आएगा. फिर कोल्ड वॉर के दौरान, यानी 1950s से 1990s तक, फिर आपको 1990s से प्रेजेंट टाइम तक आपको मैं यही साइकिल चलता हुआ दिखाऊंगा बार बार. इकोनॉमिकल चेंजेस आएगा, क्लास इक्वेशन चेंज होगी, सोशल चेंज होगा, आइडियोलॉजिकल चेंज होगा, पॉलिटिकल चेंज होगा, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू एंड कंटिन्यू एंड कंटिन्यू. और ये है वो चेंजेस जिनको हमें ट्रैक करना है. इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, खासतौर पे ये चार, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, ये चार टाइप के चेंजेस हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में ट्रैक करने हैं विद द चेंजिंग इवेंट. सो अभी तक आमतौर पर आप वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं? ठीक है, सिंपली इवेंट्स रट रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रेनेसां पढ़ लिया आपने, ठीक है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट पढ़ लिया, अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया. ये तो हम करेंगे, सीक्वेंस से तो हम चलेंगे, क्रोनोलॉजिकली तो हम पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को समझेंगे ही, बट साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये चक्र जो है वो हर जगह आपको चलता हुआ नजर आएगा. और वो फैक्टर्स क्या हैं, what are the factors behind these changes and what are their consequences, result, or not just on world but also on India. ठीक है. So the formula is very simple. Material changes or economical change is the prime mover. As there is change in economy, so the hegemony of the dominant class faces challenge from the newly emerging class. It brings a social structure, changes in social structure.
Naturally, with emergence of new class, a new class ideology emerges, and this ideology brings political change and simultaneously influences socio-economic structure as well. Simple. कोई नया नया इकोनॉमिकल चेंज, चलो एग्जांपल देता हूँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, मर्केंटाइल रेवोल्यूशन, ये इकोनॉमिकल चेंज है। कमर्शियल रेवोल्यूशन इकोनॉमिकल चेंज है। अग्रेरियन रेवोल्यूशन इकोनॉमिकल चेंज है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन असिस्टेड ऑल दीज इकोनॉमिकल चेंजेस, राइट। इन सभी इकोनॉमिकल चेंजेस से एक सोशल क्लास डेवलप होगा जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, और वो जो मिडिल क्लास है दैट विल चैलेंज द अथॉरिटी, जिसके रिजल्ट में हमें दे विल हैव अ सेपरेट सेट ऑफ आइडियोलॉजीज, दे विल कंस्टिट्यूट अ सोशल चेंज, एंड उसके रिजल्ट में पॉलिटिकल चेंज हमें होता हुआ नजर आएगा, दैट इज जो कि दिखेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, अमेरिकन रेवोल्यूशन में, एंड सब्सिक्वेंटली जो थ्रू आउट यूरोप में जो हमें पॉलिटिकल चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल ब्रिंग अ इकोनॉमिकल चेंज, जिसके रिजल्ट में हमें अगेन सोशल चेंजेस होते हुए नजर आएंगे और आइडियोलॉजीज डेवलप होती हुई नजर आएंगी, दैट इज द आइडियोलॉजीज ऑफ नेशन स्टेट, राइट। एंड दीज आइडियोलॉजीज विल इवेंचुअली ब्रिंग पॉलिटिकल चेंजेस थ्रू वर्ल्ड वॉर्स, फिर पॉलिटिकल चेंजेस जो हमें देखने को मिलेंगे। सो द साइकिल विल कंटिन्यू एंड आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ दीज अगेन एंड अगेन। जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा साइकिल मैं आपको समझाता जाऊंगा, जहां जहां पर हमें ये साइकिल रियलाइज होता हुआ चलेगा, राइट। Now, thus is created a cycle of change. If someone is able to perceive the change, they are able to perceive and explain world history. जिसके पल्ले ये चेंज पड़ गया उसको अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री समझ आ जाएगी। दे विल बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन, ऑप्शनल के सभी सवाल का जवाब, सभी सवालों के जवाब वो अच्छे से दे पाएंगे। सो इन प्लेस ऑफ डेल्विंग डीप इनटू सेलेक्टेड टॉपिक्स, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू मेक सर्वे ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड टॉपिक्स हॉरिजॉन्टली, राइट। कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं, सोचते हैं कि सिलेक्टिव टॉपिक जो है वो पढ़ जाएं, ठीक है। इससे क्या, इसका प्रो क्या है सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने का, नॉट जस्ट फॉर ऑप्शनल बट ऑल जीएस सब्जेक्ट्स। इसका प्रो क्या है कि आपके लिए पढ़ाई जो है वो कम हो जाती है, कम चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं आपको, कंसाइज चीज़ें याद रहती हैं, डायरेक्ट फैक्ट आपके दिमाग में घुस जाते हैं। बट क्या कंप्लीट पिक्चर बन पाती है उससे या नहीं? सिलेक्टिव पढ़ने से कंप्लीट पिक्चर नहीं बन पाती। एंड कई बार मेंस में, खासतौर पे प्रीलिम्स में सिलेक्टिव स्टडी जो है वो काम आ जाती है, नो डाउट। बट मेंस में जहां पर डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव दोनों अप्रोच अगर एक आंसर में आपको यूज करनी पड़ गई, मेंस में अगर, सिंस इट इज अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रीलिम्स में भी भरोसा नहीं है कि जो छोड़कर गए हो वही यूपीएससी पूछ ले, राइट। सो दे शुड कम आउट ऑफ कॉज इफेक्ट और मेरिट डिमेरिट सिंड्रोम। इससे इसका पढ़ने का ये फायदा, लाइक फॉर एग्जांपल मेनी स्टूडेंट्स दे कंप्लीटली इग्नोर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। वो क्या करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस सोचते हैं कि यार इस पे तो एक सरसरी सी नजर मार ली, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए। बट मुझे एक बात बताइए, प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो भी है, इंडिया का प्रेजेंट इकोनॉमिकल, सोशल, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल जो भी हालात है इंडिया के, क्या वो इंडिपेंडेंट इंडिया के, क्या वो इन्हीं पोस्ट इंडिपेंडेंट की सारी जितने भी इवेंट्स हैं इन्हीं का ही कल्मिनेशन नहीं है? ऑब्वियसली, एंड नॉट जस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया बट दी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड, यानी कि कोल्ड वॉर का टाइम हो चाहे 1990s के बाद है। पीपल ट्राई टू इग्नोर सच टॉपिक्स, आई डोंट इग्नोर सच टॉपिक्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस तक पहुंचते पहुंचते तो बाकी सारे सब्जेक्ट से कनेक्ट करना सिखा दूं, कि इंडिया में जो भी पॉलिटिकल, जब भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की नॉलेज के साथ पढ़ें, इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस की नॉलेज, इंडियन सोसाइटी पोस्ट इंडिपेंडेंस की नॉलेज, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में इंडियन सोसाइटी है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से होकर गुजरी है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ, क्या ज्योग्राफिकल चेंजेस आए हैं, राइट। ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, इंडियन पॉलिटी में तो ऑब्वियसली पोस्ट इंडिपेंडेंस में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है हमें पढ़नी पड़ती है, सिलेबस का हिस्सा भी होता है कहीं। तो सिलेक्टिव स्टडी कई बार जो है वो काम नहीं आती। प्रीलिम्स में मैं मान सकता हूँ काम आ रही है, बट हमारा मेन एम है मेंस। पेपर का नाम क्या है? मेंस। अब इससे ज्यादा क्लियर तो यूपीएससी नहीं हो सकता ना,
इससे ज़्यादा क्लियर वो क्या बताया आपको? उन्होंने पेपर का नाम ही मेन रखा हुआ है, ये मेन एग्जाम, राइट, दैट इज प्रिलिमिनरी, प्री, और ये मेंस। इससे ज़्यादा ये तो बिल्कुल बट ऑब्वियस वर्ड यूपीएससी ने यूज़ कर रखे हैं, दैट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट, दिस इज द एक्चुअल डील, this is the real thing. So you need to be mains ready. If you are mains ready, then you will be able to clear the prelims exam. Because in mains, prelims में क्या है, ऑप्शंस, आंसर आपके सामने है, आपको उनमें से सही ढूंढना है। मेंस में आपको खुद अपनी याददाश्त से सही चीज लिखनी है, और मेंस में आप गलत फैक्ट, गलत कॉन्सेप्ट कोट नहीं कर सकते, वो तुरंत पूरा आंसर काट दिया जाता है। ठीक है, आप गलत फैक्ट कोट नहीं कर सकते। तो फैक्चुअल और कंसेप्चुअल एक्यूरेसी चाहिए होती है हमें मेंस का आंसर लिखने के लिए। और अगर आपके पास फैक्चुअल और कंसेप्चुअल एक्यूरेसी है सभी टॉपिक्स में, तो बाय डिफॉल्ट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स। सो मेनी स्टूडेंट्स दे आस्क सर कि हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू प्रिपेयर, वेदर टू प्रिपेयर फॉर प्री ओनली और वेदर टू प्रिपेयर फॉर मेंस। सो टाइम एंड अगेन मैं यही बोलता हूँ कि मेंस के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, सारे जीएस सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लो, राइट, उनका स्टैटिक और उनका डायनेमिक थॉरली अगर प्रिपेयर्ड होगा तो बाय डिफॉल्ट यू आर, प्रोवाइडेड दैट यू प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, you are by default prepared for prelims. If you are thoroughly ready for mains and you have practiced enough for prelims, यानी कि गोले भरने की प्रैक्टिस है आपको, you are by default prepared for prelims. Because almost जितना prelims में पूछा जाता है वही सारे सब्जेक्ट्स, वही सारे टॉपिक्स जो हैं वो जीएस में भी हैं, और वहाँ पर उनके लिए कॉन्सेप्ट्स प्लस फैक्ट्स जो हैं वो दोनों तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ही आंसर में कोट करने के लिए, राइट। सो बी रेडी फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स जो है वो बाय डिफॉल्ट निकल जाता है। ठीक है, दैट इज द होल पर्पस ऑफ कंडक्टिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यूपीएससी वांट टू फिल्टर आउट दो स्टूडेंट्स जो कि रेडी नहीं है मेंस के लिए। ठीक है, यूपीएससी को शीट्स चेक करनी पड़ती है, बस यूपीएससी लाखों बच्चों की शीट्स नहीं चेक कर सकता ना, ठीक है, बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें, तो वो फिल्टर आउट कर देते हैं प्रीलिम्स एग्जाम से। सो दोज हु आर रेडी फॉर मेंस विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर जो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, क्या क्या इसका मतलब ये है कि दे आर रेडी फॉर मेंस? नहीं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, राइट, बट दे आर नॉट रेडी फॉर मेंस। बट मेंस वही निकालेंगे जो ऑब्वियसली हु आर रेडी फॉर मेंस, राइट। सो इफ यू आर डेफिनेटली रेडी फॉर मेंस यू विल बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, बट ऐसा नहीं है कि दिस इज 100% ट्रू स्टेटमेंट, राइट। ऑब्वियसली कंटिन्यूम पर है ये, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें ट्वीक्स करनी पड़ती हैं प्रीलिम्स के लिए, आपको कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स और पढ़ने पड़ते हैं, बट बाय एंड लार्ज इफ़ यू आर थॉरली रेडी फॉर मेंस, बाय डिफॉल्ट यू आर रेडी फॉर प्रीलिम्स। एंड मेंस का एक हिस्सा है हिस्ट्री ऑप्शनल, और फॉर दैट मैटर इफ़ यू आर और कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो। Then particularly in GS part it is very difficult to guess which topic, as a question the stater prefers to choose from a long story of nearly 300 years. Now here we are in benefit, अगर हम हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिल जाता है कि स्टैटिक है सिलेबस, ठीक है। बट फिर स्टूडेंट कहते हैं कि सर वास्ट भी तो है, स्टैटिक है तो क्या हुआ, ज़्यादा भी तो है। बट देन अगेन ऐसे सिलेबस जो आपको कम लग रहे हैं उनका डायनेमिक पार्ट देखिए कितना बड़ा होता है, राइट, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बन जाता है, ठीक है। सो बट दिस मेथड एनेबल कैंडिडेट्स टू सॉल्व कन्फ्रंट इन द पेपर। सो पहला तो है ये हमें प्रोसेस ऑफ चेंज समझना है, दूसरा है पार्ट हिस्टोग्राफी, ठीक है। Apart from the method of change and continuity, even a brief knowledge of historiography will help the candidates in taking stand on particular questions, यानी कि different point of views अगर आपको पता होंगे, एक इवेंट पर अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट ने क्या कहा है, राइट। इफ यू हैव a basic knowledge of, brief knowledge of historiography, you will be able to answer many questions. like एक example देता हूँ, for example following question, American Revolution was an economic revolt against mercantilism, analyze the statement. ना यहाँ पर एनालाइज या एग्जामिन करने को बोला है, तो आप केवल इकोनॉमिक रिवोल्ट या इकोनॉमिक एलिमेंट्स को ही
पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द डिबेट, ये डिबेट बेस्ड क्वेश्चन है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो क्या था, इट वाज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट। सो वन सेट ऑफ स्कॉलर्स विल से दैट इट इज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट, अदर सेट ऑफ स्कॉलर्स विल से कि नहीं, अकेला इकोनॉमिक रिवोल्ट नहीं था, देयर वाज एन आइडियोलॉजी इन्वॉल्व्ड, देयर वाज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्ड, राइट, देयर वाज अ सोशल चेंज इन्वॉल्व्ड, then it resulted into this political change. So अगर क्वेश्चन में एनालाइज की जगह या एग्जामिन की जगह क्रिटिकली एग्जामिन आ गया, या क्रिटिकली एग्जामिन वाले पार्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें क्रिटिकल एग्जामिन के अंडर अगर ये सवाल आ गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगा तो देयर आई एक्सप्लेन यू द लेआउट्स ऑल्सो, ठीक है। देन नेचर ऑफ द आंसर इज कंप्लीटली चेंज्ड। हियर इफ यू हैव गॉन थ्रू द डिबेट, अगर आपने यहाँ पर वो डिबेट पढ़ी है कि इसको इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन कहा जाए, सोशल रेवोल्यूशन भी कहा जाए, सोशल रेवोल्यूशन के एलिमेंट हैं इसमें या नहीं है, आइडियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या इन्वॉल्व थे, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है। सो जब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स आपके पास होंगे, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, then you will be able to answer this question correctly, then you will be able to critically analyze this statement that it was not just an economic revolt, no, there was a social change involved, there was an ideological change involved, there were internal and external forces involved, there were many political changes happening all over the world, right, जिसमें बहुत कुछ, many things were at stakes. So the American Revolution was an economic revolution, economic revolt against mercantilism. That is not the case. And it was not just against mercantilism, against imperialism also, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट को हम फिर क्रिटिकली एनालाइज कर पाएंगे, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ यू आर रेडी टू पुट अप योर पॉइंट्स, राइट, इफ यू हैव द पॉइंट, अगर आपने हिस्टोरियोग्राफी पढ़ी, अगर आपने इन डिबेट्स को डिस्कस किया है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस, ऑलराइट। एंड दिस गोज फॉर नॉट जस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, this same thing will happen in modern Indian history also, ancient, early medieval और medieval में भी सेम हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स इस तरह की निकल कर आएंगी सामने, जहां पर अगर एक सवाल में केवल एनालाइज बोल दिया या एग्जामिन बोल दिया तो उसी डायरेक्शन में लिखना है आंसर, बट क्रिटिकली एग्जामिन बोल दिया तो वहां पर डिबेट वाला एलिमेंट आ गया। नाउ अब हमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ने क्या क्या पॉइंट दिए हैं, विल हैव टू इंक्लूड। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि दैट आई मेक सच थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल्सो, राइट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1, इसी सेम क्वेश्चन में, एग्जामिन हैज टू कंसंट्रेट ओवर सिंपली इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, बट नंबर 2 में सेम में जैसे क्रिटिकली एनालाइज कर दिया हमने, जब अदर एस्पेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूशनल एस्पेक्ट शुड बी जक्सटापोज्ड विद द इकोनॉमिक वन एंड देन कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन। सो डिबेट्स, राइट। Here knowledge of historiography is imperative. Likewise, another question may be following like critically examine the role of Germany in the 2 world wars. अगर यहाँ पर लिखा होता केवल examine the role of Germany in the 2 world wars, so हमें केवल जर्मनी का रोल बताना था, राइट। बट यहाँ पर डिबेट क्या है कि वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था या बाकी प्लेयर्स का भी हाथ था उसमें। अब एक स्कूल ऑफ थॉट या एक साइड से क्या डिबेट आएगी कि सारी गलती जर्मनी की थी, एक साइड कहेगा कि नहीं ऑस्ट्रिया और जर्मनी की थी गलती, एक साइड कहेगा कि नहीं जर्मनी गलती अकेले जर्मनी की नहीं थी, फ्रांस, बेल्जियम, यूके, रशिया, ऑस्ट्रिया, बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। तो अगर यहाँ पर केवल एग्जामिन पूछ लिया जाता तो आप बताते जर्मनी का क्या रोल है, जर्मनी का क्या रोल रहा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में, बट सिंस यहाँ पर क्रिटिकल एग्जामिन के अंडर पूछ लिया गया ऐसे, इन दैट केस आपको फिर सबके बारे में बताना है कि ब्रिटेन क्या कर रहा था उस टाइम पे, ब्रिटेन का क्या रोल है, बेल्जियम का क्या है, फ्रांस का क्या है, रशिया का क्या है, ऑस्ट्रिया क्या है, इटली का क्या रोल है, और भी अगर कोई प्लेयर्स थे इन्वॉल्व तो उनका रोल क्या रहा। सो यू विल हैव टू इंक्लूड एवरीवन सच केस। सो हियर along with Germany the role of other parties should also be clear. So that is how we will approach world history. So दो basic approaches आपको समझ आई। First we will look at the political changes, the process of change and continuity, so process of CNC, right, where
एक साइकिल समझेंगे हम, इकोनॉमिकल चेंजेस विल ब्रिंग अबाउट the class conflict, will bring about social change, will bring about ideological change, will bring about political change, and then political change sometimes eventually results into economical changes, and the cycle goes on. First thing. And second thing will be the historiographical debate, which will help us answer the question, जिसमें critical analyze, critical examine, critically discuss, critically आंसर करने में हमें ये मदद करेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है वो हमें क्रिटिकली आंसर करने पड़ेंगे, राइट. सो हिस्टोग्राफिकल डिबेट जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है हमारे सिलेबस का. सो दिस विल बी द अप्रोच. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी अप्रोच का क्या रहेगा? पहले मैं इन द क्लास आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर द क्लास यू विल डू द बुक रीडिंग, राइट. जो टॉपिक मैं बता दूंगा, अगर आपने पहले से भी पढ़ रखी है कोई किताब तो वेल एंड गुड, बट एक बार जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड आप फिर किताब जाकर पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, देन यू विल पिक अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड यू विल ट्राई टू राइट आंसर, और नॉट जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बट एनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव मेंशन्ड इन द क्लासरूम, राइट. क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए हर सेशन में, ऑलमोस्ट हर सेशन में मैं 1 या 2 सवाल दूंगा, ठीक है. तो आप कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ेंगे, फिर आप बुक रीडिंग करेंगे, बुक रीडिंग प्लस जो भी मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूं, एंड देन यू विल हेड टुवर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस अगर मैंने प्रोवाइड किए हैं यू विल राइट आंसर्स, यू विल सबमिट आंसर्स एंड आई विल इवेल्युएट देम. तो ये हमारे पढ़ने का प्रोसेस जो है वो रेगुलरली चलते रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. सो व्हाट इज द सिलेबस? सो दिस इज द I have divided syllabus into 5 parts. This is part number 1. In part 1, I will give you the backdrop, the background till the 18th century or enlightenment से पहले. So first of all, we will try to understand ancient and medieval Europe and antecedent. Not just Europe, Persian Empire, Egyptian civilization, Chinese civilization, Harappan civilization, right? Aztecs and Mayans जो अमेरिकाज में मौजूद थे, उसके अलावा ग्रीक्स, रोमन्स, ईस्टर्न रोमन, वेस्टर्न रोमन, होली रोमन एम्पायर, देन द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, द राइज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, द सो कॉल्ड डार्क एजेस, राइट, एंड द फ्यूडल ऑर्डर, द medieval feudalism, the rise of medieval feudalism and the fall of medieval feudalism. All these things will be covered in the first part. And then the rise of modern West. With the fall of, or with the collapse of medieval West, we will subsequently move to the rise of modern West, where we will try to understand mercantilism क्या है, commercial revolution क्या है, colonization जो है वो किस तरह हुआ, right? Rise of nation states and absolute monarchies, from a very feudal system where the position of king was relatively weak to absolute monarchies where position of king is quite strong, where they have well defined boundaries for their countries, right? And then 30 years war, which will result into Treaty of Westphalia. So this will be the part 1. Then second part, this will be the part 2. So from part 1 we will get the part 1 से जो है वो क्या दिखेगा, मैं पार्ट 1 में हमें दिखेगा वो इकोनॉमिकल चेंज, राइट, विच विल रिजल्ट इनटू चेंज इन क्लास इक्वेशन, विच विल रिजल्ट इनटू सोशल चेंज एंड आइडियोलॉजिकल चेंज, राइट. एंड आफ्टर ऑल दीज पार्ट 1 में ये सारे चेंजेस होते हुए नजर आएंगे हमें. देन पार्ट 2 में हमें दिखेगा पॉलिटिकल चेंजेस, एंड साथ ही साथ ये सब भी हम होते हुए देखेंगे पार्ट 2 में. पॉलिटिकल चेंजेस के रूप में अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, इसमें क्या इकोनॉमिकल चेंज इन्वॉल्व है, राइट, यहाँ पर क्या सोशल चेंज इन्वॉल्व है, यहाँ पर क्या आइडियोलॉजिकल चेंज इन्वॉल्व है इस पॉलिटिकल चेंज के पीछे. सेम गोज फॉर अमेरिकन सिविल वॉर. देन एनलाइटनमेंट, ऑब्वियसली दिस इज एन आइडियोलॉजिकल चेंज. इस आइडियोलॉजिकल चेंज तक पहुंचने के लिए क्या इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, क्या सोशल चेंजेस हुए ताकि ये आइडियोलॉजिकल चेंज हो सके, राइट. कंबाइंड विद
these will result in the French Revolution and the aftermath. उसके बाद फिर यूरोप में नेपोलियन के फॉल के बाद 1815 से 1818 के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए. सो ऑल दीज चेंजेस, इकोनॉमिकल, सोशल, आइडियोलॉजिकल, देन पॉलिटिकल. 1848 के बाद पॉलिटिकल चेंजेस होंगे. देन आइडियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, नए नेशनलिज्म, यूनिफिकेशन, नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप होगा, राइट क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका होगा अभी तक. दैट विल बी द इकोनॉमिकल चेंज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. नेशनलिज्म डेवलप होगा एज एन आइडियोलॉजिकल चेंज. नई क्लास, एक नेशनलिस्ट क्लास डेवलप होगी सोसाइटी में. मिडिल क्लास से निकल कर आएंगे, मिडिल क्लास और लोअर क्लास जुड़ेगी यहाँ पर एक दूसरे के साथ, विच विल इवेंचुअली रिजल्ट इनटू पॉलिटिकल चेंजेस, दैट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओल्ड एम्पायर्स. द होली रोमन एम्पायर खत्म होगा, ऑटोमन एम्पायर खत्म होगा, हैब्सबर्ग एम्पायर खत्म होगा. नए नेशन स्टेट्स डेवलप होंगे, यूनिफिकेशन होगा जर्मनी का, यूनिफिकेशन होगा इटली का, राइट. नई बाउंड्रीज जो हैं वो डेवलप होंगी. नेशनलिज्म का यूरोप में जो है वो राइज होगा. पूरी दुनिया में नेशनलिज्म के आइडियाज जो हैं वो फैलेंगे, विच विल रिजल्ट इनटू मेनी रेवोल्यूशंस. और यहाँ पर पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हम थोड़ा पहले ही पढ़ लेंगे, राइट. दैट इज द पार्ट 2. in part 2 we will observe many, this all will happen in the 19th century and at the dawn of 20th century also, 20th century की शुरुआत तक ये सारे चेंजेस हम देखेंगे. then we will look at the another ideological changes 19th century में ही होते हुए, that is socialism and marxism का rise. but this will be the part 3 where हमें कहाँ तक पहुँचना है, वर्ल्ड वॉर 2 तक पहुँचेंगे हम. सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, colonialism and imperialism, these are the ideological changes which will result into rise of न्यू सोशल क्लास, जिसमें से बिस्मार्क निकल कर आएंगे, ओटो वन बिस्मार्क. उनकी फॉरेन पॉलिसी 1870 से आगे क्या रही. इवेंचुअली इट विल लीड टू पॉलिटिकल चेंजेस, वर्ल्ड वॉर 1. देन आइडियोलॉजिकल चेंजेस, फासिज्म नासिज्म आएगा, राइट. देन वेस्ट एशिया एंड द अरब वर्ल्ड में ब्रिटेन, फ्रांस का क्या रोल है यहाँ पर देखेंगे हम. और इसराइल की फॉर्मेशन तक हम धीरे धीरे बढ़ेंगे. इसराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा. देन रशियन रेवोल्यूशन, व्हाट आर द आइडियोलॉजी इन्वॉल्व्ड, what was the economical change involved. Then great economic depression, another economical change, it will give eventually rise to the ideologies of fascism and nazism, which will eventually result into the political change, world war 2. so जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ये चेंज का जो साइकिल मैंने आपको बताया, इकोनॉमिकल चेंज, क्लास इक्वेशन, सोशल चेंज, आइडियोलॉजिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, ये जो साइकिल है ये हमें ऑलमोस्ट सभी पार्ट में देखने को मिलेगी. देन पार्ट 4th, इन द पार्ट 4th वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि कोल्ड वॉर एरा. सो अटलांटिक चार्टर, पोस्टडैम एंड याल्टा कॉन्फ्रेंसेस, देन कोरियन वॉर, सुएज क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, वियतनाम वॉर, चाइनीज रेवोल्यूशन, colonialism इन चाइना, एपर्थीड, साउथ अफ्रीका में क्या माहौल है, एवोल्यूशन ऑफ EU, यहाँ पर साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चार्टिस्ट मूवमेंट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इससे अलाइड जितनी भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इन सब का डेवलपमेंट हम देखेंगे. यहाँ पर US वर्सेस USSR चल रहा होगा, राइट, कोल्ड वॉर चल रही होगी बेसिकली. दिस विल बी द कोल्ड वॉर पार्ट 4. एंड देन पार्ट 5th, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, right, the end of cold war and the US ascendancy as the sole superpower. और फिर यूनिपोलर वर्ल्ड से, पहले बाइपोलर वर्ल्ड रहेगा, बाइपोलर से यूनिपोलर की तरफ जाएगा, यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो गया अब, राइट. तो ये मल्टीपोलर तक का डेवलपमेंट हमें समझना है. पॉलिटिकल चेंजेस इन ईस्टर्न यूरोप आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR. डाउस कमेटी क्या है, यंग प्लान क्या है, लोकार्नो पैक्ट क्या है, साइमन बोलीवार का क्या रोल है, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और कंटेम्पररी और कई सारे इश्यूज हम उठाएंगे यहाँ पर. सो दिस विल बी द पार्ट 5th. यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर के कई नई तरीके, कई तरह के सोशल चेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे मॉडर्न टाइम में, कई तरह के आइडियोलॉजिकल चेंजेस को जो कि रेलेवेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए. बट वी शैल हैव लिटिल डिस्कशंस ओवर दोज थिंग्स, ठीक है, कंटेम्पररी वर्ल्ड में. So this is the syllabus, this is the overview of syllabus, this is how we are going to study world history in this manner in these 5 parts. Part 1 will be the
ancient and medieval part of Europe and the world. Part 2 will contain the ideological changes, right, that will result into political changes. Same will the case of part 3. Ideological changes will result into political changes, economical, ideological, political. Same will be the case of part 4 and part 5. ठीक है. Now एक और तरीके से बता दूं तो एनलाइटमेंट इन यूरोप सिलेबस में यहाँ से, दिस इज द सिलेबस दैट इज मेंशन्ड बाय यूपीएससी. यहाँ पर हमें कांत और रसो को पढ़ना है, दो एनलाइटनमेंट के इंपॉर्टेंट जो हैं वो स्कॉलर्स, राइट. एनलाइटनमेंट यूरोप में पढ़ना है और आउटसाइड द वर्ल्ड भी पढ़ना है. देन अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इसकी लेगेसी, राइज ऑफ नेपोलियन, फॉल ऑफ नेपोलियन, ठीक है, और उसकी लेगेसी क्या है. Then rise of nationalism in 19th century, nation building in Italy and Germany, so unification of Italy and Germany as I mentioned. Rise of new nations due to the disintegration of old empires, so disintegration of Ottoman and Habsburg and Holy Roman Empire. Then industrial revolution, cause and impact of industrial revolution in Britain, industrialization in Germany, Russia, USA, Japan, industrialization and globalization, especially India की बात भी करेंगे. Then colonialism and imperialism, साउथ अफ्रीका में, सो अफ्रीका के लिए स्क्रैम्बल. देन फार ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, राइट, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, हर जगह, हर कॉन्टिनेंट पर हम पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म को, सेटलमेंट ऑफ कॉलोनीज को. इन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है. देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द पेरिस कॉन्फ्रेंस, ट्रीटी ऑफ वर्साई, कम्युनिज्म एंड फासिज्म, बोल्शेविक रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन, फासिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, ओरिजिन एंड इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, फिर उसके बाद यूरोप में एक्सपेंशन ऑफ कोल्ड वॉर इन एशिया एंड अफ्रीका, प्रॉक्सी वॉर जो चलेंगी, लिबरेशन, फिर पहले हम कॉलोनाइजेशन देखेंगे, फिर डीकॉलोनाइजेशन देखेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट को समझेंगे, यूएनओ का एस्टेब्लिश होना, चाइनीज रेवोल्यूशन, एपार्थीड इन साउथ अफ्रीका, साइमन बोलीवार इन लैटिन अमेरिका, वियतनाम इन साउथ अमेरिका, एंड देन म्यांमार की सिचुएशन भी समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी. इंटीग्रेशन ऑफ नेटो, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन कम्युनिटी एंड यूरोपियन यूनियन, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस और बहुत सवाल इस पर बने भी हैं. डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, चेंजेस इन सोशलिस्ट कंट्रीज, राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड. देन यूनिपोलर वर्ल्ड से अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ गए. एंड इंडिया की क्या पोजीशन है इसमें, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया, right. This is the syllabus that is mentioned in our sorry, that is mentioned by UPSC. apart from this और भी जो topics मैंने mention करे, we will go through that. So in a good around 40 sessions, मेरी कोशिश रहेगी कि 40 से मैं कम sessions लूँ, but in around 40 sessions I will cover world history, right. Apart from the concepts or the sessions, 40 sessions जो मैं provide करूँगा, you will have to go through the study material, right. You will have to read books, आपको books study करनी पड़ेंगी, standard books पढ़नी पड़ेंगी, and you will have to write answers, right. और जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं वो आप लाइव क्लास में आके रिजॉल्व करा सकते हैं या क्लासेस के बाद भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. I will try to resolve your queries. All right. Now what about books? Books कौन कौन सी फॉलो करनी है, तो for world history आपको old और new NCERT obviously, A History of Modern World by Ranjan Chakrabarty, Modern World History by Norman Law, Europe since 1880 by James Joel, and Europe since Napoleon by David Thompson. So these are the 4, 5, 6 books that you need to follow for world history, राइट. और इसी तरह मेडिवल के लिए, एंशियंट के लिए, अर्ली मेडिवल के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है वो उनकी सीरीज में जब शुरू करूंगा तो देयर आई विल एक्सप्लेन, देयर आई विल प्रोवाइड यू द बुक लिस्ट. फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री दीज बुक्स आर सफिशिएंट. इसके अलावा जो भी आंसर में कोट करना होता है, ठीक है, किसी ऑथर को कोट करना है तो वो मैं क्लासेस में आपको बताऊंगा. जब भी हम डिबेट्स की बात करेंगे ना, तो एक पार्टी कुछ और कह रही होगी और दूसरी पार्टी कुछ और कह रही होगी, तो वहां पर हमें कोट भी करना पड़ेगा कि ये स्कॉलर ऐसा कह रहे हैं और ये स्कॉलर ऐसा कह रहे हैं, ठीक है. तो वो सब कोट्स मैं आपको क्लास में प्रोवाइड करूंगा. वो कोट करना आंसर में जरूरी होता है ऑप्शंस में, ठीक है.
So that is all for this introductory session. Tomorrow session we will start with the part 1, right? And in part 1 what we will try to discuss is, obviously आप समझ गए, we will start with the ancient and medieval Europe, or not just Europe, ancient and medieval वर्ल्ड की हम बात करेंगे, ठीक है? सो दैट इज ऑल. अगर दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे डिटेल्स जो है वो मेंशन्ड है ऑन हाउ टू अप्रोच मी एंड ज्वाइन माय कोर्स. सो यू कैन डीएम मी और टेलीग्राम, राइट? आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, राइट? या आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी अवेलेबल होगा, ठीक है? एनी वे यू फील, यू सी फिट, you contact me about the course, right? And I'll provide you the details about it. All right, so that is all. Thank you for watching. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.